हेलो गाइस, वेलकम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जो सबसे अपर लेवल होता है किंगडम, उसके बारे में जानेंगे कि कितने तरीके के किंगडम हैं इस समय, पहले कितने किंगडम्स थे, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी नए किंगडम्स ऐड करने की, और फिर एक एक किंगडम को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, और फिर वायरसेस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। क्यों क्यों वायरसेस को अभी भी लिविंग वर्ल्ड में के क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं ऐड करा गया, क्यों उनको अभी भी लिविंग और नॉन लिविंग मानने में संदेह करा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे वायरसेस में। इस चैप्टर के दो की पॉइंट्स हैं, एक तो किंगडम्स और फिर वायरसेस। सबसे पहले किंगडम्स आने से भी पहले साइंटिफिक मैनर पे एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो साइंटिफिक मैनर पे करा गया था। ये एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी के भी माना जाता है उनको। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी। फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रास्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी हम एरिस्टोटल को कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा था दो कैटेगरीज में, पहला प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर प्लांट्स को भी उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं छोटे प्लांट्स, छोटे साइज के प्लांट्स जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, जिनके अंदर स्टेम नहीं पाई जाती है, वो होते हैं हर्ब्स। जैसे कि ग्रास हो गया, वो हर्ब्स है, आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये हर्ब्स हैं। और श्रब्स क्या होते हैं? ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, इसमें स्टेम पाई जाती है लेकिन वो हार्ड नहीं होती, मीडियम साइज के होते हैं, ये श्रब्स हो गए। ट्रीज में स्टेम पाई जाती है, काफ़ी हार्ड, एकदम वुडी ट्रंक पाई जाती है इनमें, तो उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया उन्होंने तीन हिस्सों में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स को भी उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एनेमा, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है, जिनके ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती है, उनको एनेमा कहा। और दूसरे कैटेगरी इनेमा, जिनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है। जैसे कि जो काफ़ी सारे एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, उनके अंदर काफ़ी एनिमल्स में आरबीसी नहीं पाई जाती है। जैसे कि ऑक्टोपस में आरबीसी नहीं पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो कैमल हो गया, कैमल के अंदर भी आरबीसी नहीं पाई जाती है। इनेमा वो हो गए जिन पे आरबीसी प्रेजेंट है, जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारे अंदर आरबीसी प्रेजेंट है तो हम इनेमा में आ गए। जो एनेमा, जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। तो प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए उनका क्राइटेरिया क्या था? उनका साइज, और एनिमल्स को आरबीसी, कि उनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। तो एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटा, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि क्राइटेरिया ही गलत था। इन्होंने बहुत ही आसानी से दो तरीके ऑर्गेनिज्म बता दिए कि वर्ल्ड में सिर्फ दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जबकि काफ़ी तरह के और भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स से भी हटके हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ना वो प्लांट्स में आ सकते ना एनिमल्स में आ सकते, तो इसलिए ये चला नहीं था ज़्यादा। तो इसके बाद किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए। कार्लोस लिनियस पहले थे जिन्होंने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया, यानी उन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक लेवल पे नहीं बांटा, उन्होंने डिफरेंट लेवल पे बांटा, एकदम पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई, किंगडम्स, फाइलम, ऐसे करके उन्होंने स्पीसीज तक बहुत सारे लेवल बना दिए। तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले लीनियस ने दिया, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने भी दो तरीके के किंगडम बनाए, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, लेकिन इनका क्राइटेरिया थोड़ा लंबा था एरिस्टोटल से। जैसे कि प्लांटे में सेल वॉल पाई जाती है लेकिन एनिमेलिया में नहीं। लोकोमोशन प्लांटे में प्रेजेंट है लेकिन एनिमेलिया में नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटे ऑटोट्रॉपिक दिखाते हैं और एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक दिखाते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लो फास्ट,
रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है? अगर हम किसी को टच करते हैं, जैसे किसी ने हमको टच करा, तो हमें पता चल जाता है कि किसी ने हमको टच करा और हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स देना स्टिमुलाई का, वो प्लांटे में स्लो होता है और एनिमेलिया में फास्ट होता है और वेल डेवलप्ड होता है। ऐसे ही दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का क्या मतलब होता है? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोरेगुलेटी। ऑस्मोरेगुलेटी को मेंटेन करना वो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम करता है, जो प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में, किसी भी बॉडी में। जैसे कि कोई सेल है, उसके अंदर पानी आ गया है ज़्यादा, तो ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए सेल, इसलिए वो पानी कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम बाहर निकाल देता है सेल से। तो क्या हुआ? ऑस्मोरेगुलेटी मेंटेन रही। जिस जिस सेल में प्रेजेंट होता है उस तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्लांटे में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी नहीं चल पाया, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स देख लीजिए। इन्होंने प्रोकारियोटिक्स और यूकारियोटिक्स में बिल्कुल डिफरेंस नहीं करा। जैसे कि प्रोकारियोटिक्स जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको, और जो यूकारियोटिक्स होते हैं, जैसे कोई नॉर्मल प्लांट हो गए, वो यूकारियोटिक है, तो उन्होंने इन दोनों को सेम ही ग्रुप में डाल दिया, प्लांटे में डाल दिया। बैक्टीरिया भी प्लांटे में आ गए, प्रोकारियोटिक भी प्लांटे में आ गए और यूकारियोटिक भी प्लांटे में आ गए। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में भी कोई अंतर नहीं करा। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, उनको इन्होंने प्लांटे में ही डाल दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ। हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि प्लांटे में फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और बाकी सारे प्लांटी जो हो गए वो ऑटोट्रॉपिक हो गए। तो इसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं बताया इन्होंने। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ड्यूअल फीचर ऑर्गेनिज्म इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिए थे। जैसे कि क्लेमिडोमोनाज हो गए, यूग्लिना हो गए, ये ड्यूअल नेचर बताते थे। ये इनके अंदर प्लांट्स के भी फीचर होंगे और एनिमल्स के भी फीचर होंगे। जैसे कि क्लेमिडोमोनाज है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये हो गए प्लांटे का नेचर हो गया ये, तो इन्हें प्लांटे में रख देना चाहिए। लेकिन इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये लोकोमोशन भी करते हैं और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो ये एनिमेलिया का इनके पास फीचर हो गया। तो क्लेमिडोमोनास ड्यूअल फीचर दिखा रहे हैं, वो प्लांटे के भी फीचर है उनमें प्रेजेंट है और एनिमेलिया के भी। ऐसी इग्लिना के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एक एनिमेलिया का कैरेक्टर हो गया, प्लांटे का कैरेक्टर है ही नहीं है। और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो ये एनिमेलिया का कैरेक्टर नहीं है। एनिमेलिया ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म एक से दो तरीके के फीचर बता रहा है, दिखा रहा है, प्लांटे के भी एनिमेलिया के भी। तो ये सारे ड्रॉबैक थे, इसलिए नया किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था हीकल ने, अर्नस्ट हीकल। इन्होंने क्या किया? एक नया किंगडम ऐड कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने इनमें क्या डाला? जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो ड्रॉबैक्स थी, इन्होंने उसको थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करी। इन्होंने वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी उनके सेल में नहीं होती, उनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट नहीं होती और टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब टिश्यू सेलुलर लेवल तक ही उनके अंदर होती है, वो इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। जैसे कि प्रोकारियोट्स, बैक्टीरिया जो हो गए उन्होंने प्लांटे से निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिए। फंगाई जो हो गई वो उन्होंने प्लांटे से निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिए। ऐसे ही यूनिसेलुलर यूकारियोट्स जो प्रोटोजोआंस होते हैं, प्रोटोजोआंस वो हैं जिनसे एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, तो वो इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। लेकिन इसके पास इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी ड्रॉबैक मिली, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एक ही ग्रुप में है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स एक ही ग्रुप में, प्रोटोजोआंस और फंगी यानी एक ही ग्रुप्स में है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक भी एक ही ग्रुप में डाल दिए, यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक एक ही ग्रुप में डाल दिए। तो ये भी सिस्टम जो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये भी काफ़ी ड्रॉबैक शो करता है। इस समय जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर सिर्फ ये वाला फीचर प्रेजेंट है, यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक्स। बैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम है, किंगडम मोनेरा, और फंजाई के लिए अलग किंगडम है। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी ज़्यादा नहीं चला। इन्होंने फिर नया किंगडम आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि कोपलैंड ने दिया। इन्होंने नया किंगडम कौन सा निकाला? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा 4th किंगडम आया
जिसमें इन्होंने सारे प्रोकारियोट्स यानी सारे बैक्टीरिया इन्होंने मोनेरा में डाल दिए। ये पहला ऐसा किंगडम सिस्टम था जिसमें बैक्टीरियाज को अलग करा गया था। अब तक बैक्टीरिया के लिए अलग एक सेपरेट ग्रुप किसी ने नहीं बताया था। हीकल ने जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को प्लांटे से अलग तो करा, लेकिन उन्होंने बैक्टीरिया के साथ और भी ऑर्गेनिज्म डाल दिए। तो ये मोनेरा जो है बैक्टीरिया का एक सेपरेट ग्रुप बनाया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कोपलैंड ने। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत आई, इसके अंदर अभी भी फंगस प्रेजेंट थी, मतलब फंगी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो प्रेजेंट थे प्लांटे में। तो ये एक ड्रॉबैक थी। तो जो नेक्स्ट किंगडम आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उन्होंने किंगडम फंजाई बना दिया। तो जो फंजाई थे उनके लिए एक अलग किंगडम बन गया। तो अब हम पे 5 किंगडम्स हो चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हम पे प्रेजेंट है इस समय। तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज़ करा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड में अभी भी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है हम पे, लेकिन अभी भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये दिया था R.H. विटेकर ने। इन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज़ करा, किस क्राइटेरिया के बल पे इन्होंने 5 किंगडम बनाए सेल्युलर स्ट्रक्चर की, वो प्रोकारियोटिक है या यूकारियोटिक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की वो मल्टी सेल्युलर है या यूनिसेल्युलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन की वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन रिलेशनशिप। जितने भी 5 किंगडम थे वो एक दूसरे से अलग ऐसे थे कि जो किंगडम मोनेरा है वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म उसमें आ गए। फिर किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, ये सारे आगे चल के इवॉल्व हुए। तो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्होंने किंगडम्स में बनाया कि जो किंगडम मोनेरा है वो सबसे प्रिमिटिव है, फिर आगे चल के और एडवांस और इवॉल्व हुए हुए ऑर्गेनिज्म आते रहे। तो ये पहला ऐसा किंगडम था जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करा किंगडम सिस्टम में। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेन क्राइटेरिया था इस ग्रुप का, इस सिस्टम का। तो हम पे 5 तरीके के किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलियम। तो जो इनके बीच इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि जो मोनेरा हो गए उनका सेल टाइप क्या होता है, प्रोकारियोटिक, और बाकी सबका यूकारियोटिक। सिर्फ मोनेरा ही है जिसका प्रोकारियोटिक, जो प्रोकारियोटिक होते हैं, बाकी सब यूकारियोटिक होते हैं। सेल वॉल, मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मतलब सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता है उनकी सेल वॉल में। पेप्टिडोग्लाइकन या सीडोपेप्टिडोग्लाइकन उनकी सेल वॉल में मिलेगा। प्रोटिस्टा, किसी प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो कई तरीके की हो सकती है। फंजाई में सेल्यूलोज की नहीं होती है, प्रेजेंट तो होती है सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं होती है, वो चिटिन की होती है, ये काइटिन बोल सकते हैं उसको। वो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट तो होगी फंगी में, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं होगी, काइटिन की होगी। प्लांटे में प्रेजेंट होती है सेल वॉल सेल्यूलोज की, सिर्फ प्लांटे ही ऐसा है जिसमें सेल्यूलोज की है। प्रोटिस्टा में भी कई ऐसे दिख जाते हैं जिसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलती है। और एनिमेलिया, उसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ प्रोकारियोटिक सेल में नहीं दिखती, सिर्फ यूकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, और यहाँ से प्लांटे से ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, टिश्यू में मिल जाएगा, ऑर्गन भी मिल जाएगा। और एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में पाया जाता है। फंजाई से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म चालू हो जाते हैं, जबकि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं ये दोनों यूनिसेल्यूलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने को लेके। जैसे कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ह्यूमंस, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट्स खाते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉपिक हो गए। जो मोनेरा है उसके अंदर ऑटोट्रॉपिक भी मिलेंगे और हेटेरोट्रॉपिक भी मिलेंगे। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी मिलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक भी मिलेंगे। फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक मिलेंगे खाली, प्लांटे में ऑटोट्रॉपिक मिलेंगे खाली, और एनिमेलिया में खाली हेटेरोट्रॉपिक।
जो एनिमेलिया फंजाई है इसके अंदर सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक मिलते हैं, बाकी सब में ऑटोट्रॉपिक मिल सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन, और कंजुगेशन प्रोटिस्टा और मोनेरा में ही दिखते हैं, बाकी सब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। जो एनिमेलिया है इनके अंदर सबसे वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है अभी, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम एक एक किंगडम को ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आप इसमें देख रहे होंगे, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें भी सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये क्या चीज़ है। जैसे हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक कौन से होते हैं, हम ह्यूमंस होलोजोइक होते हैं, जो सीधा एक फूड एनगल्फ करते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल फूड का एनगल्फ करते हैं, उसे हम होलोजोइक बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स को कहते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी को खाने वाले, उनकी बॉडी पे रिलाई होकर उनकी बॉडी को खाने वाले, उनको हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं। और पैरासाइटिक क्या हो गए, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उनकी बॉडी से खाना ऑब्टेन करते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया दूसरे, हम जैसे बैक्टीरिया हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ही वो खाने के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे किंगडम्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें भी काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि एल्गी जो है, एल्गी उन्होंने 3 ग्रुप में डाल दिया है। जो BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इन्होंने सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्होंने मोनेरा में भी डाल दिया, एल्गी को एक मोनेरा में भी डाल दिया, एल्गी एक प्रोटिस्टा में भी आ गई, प्लांटे में भी आ गई। डाइनोफ्लैजिलेट्स डायटम्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में डाल दिए, ग्रीन रेड ब्राउन एल्गी ये प्लांटे में डाल दिए। तो एल्गी जो होती हैं वो इन्होंने 3 ग्रुप में डाल दिया, तो ये एक ड्रॉबैक है इनकी। और इस ग्रुप में भी वायरसेस के लिए कोई जगह नहीं मिली। हालांकि वायरसेस को आज भी लिविंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन में जगह नहीं है, इनको अभी भी लिविंग नॉन लिविंग में इनके अंदर अभी भी संदेह है, इनको अभी भी नॉन लिविंग माना जाता है वायरसेस को। अब हम पढ़ते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वूज ने दिया। इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 काम करे। इन्होंने पहला कि इन्होंने 2 किंगडम कैसे नए बना दिए, मतलब जो 5 किंगडम थे तो एक नया किंगडम कैसे बना। इन्होंने क्या करा, जो किंगडम मोनेरा था उसी को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने DNA सीक्वेंसेस पढ़े, आर्के बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके DNA सीक्वेंस पढ़े, तो उन्होंने देखा कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर काफ़ी डिसिमिलरिटीज़ हैं। वो नहीं चाहते थे कि इतनी ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आए, तो उन्होंने किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया 2 किंगडम में, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इससे कौन कौन से किंगडम्स बने, 6 किंगडम हो गए। पहला आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये 6 तरीके के किंगडम्स अब हैं, लेकिन कई कई जगह पे अभी भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही मान्यता देते हैं। इन्होंने दूसरा काम क्या किया, किंगडम से भी एक अपर लेवल दे दिया। इन्होंने डोमेन्स बता दिए। इन्होंने 3 डोमेन बनाए, जो किंगडम से भी ऊपर का एक लेवल है। इन्होंने 3 डोमेन बनाए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकार्या। तो जो आर्किया है इसमें कौन कौन से आ गए, जितने भी आर्के बैक्टीरियाज होते हैं वो आर्किया में आ गए। बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया किंगडम आ गया, और यूकार्या में प्रोटिस्टा, फंजाई किंगडम, एनिमेलिया, ये 4 तरीके के किंगडम यूकार्या में आ गए। तो इन्होंने 2 काम किए। पहले तो इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम पे अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और इन्होंने एक किंगडम से भी एक अपर लेवल दे दिया, जिसको हमने डोमेन बोला। उन्होंने डोमेन में ही 3 डोमेन में ही सारे किंगडम्स ऐड कर दिए। तो इनका ये काम इन्होंने करा था। क्यों डिफरेंस है आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, जो आर्के बैक्टीरिया है मोर प्रिमिटिव है, मतलब ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, और यू बैक्टीरिया है वो आर्के बैक्टीरिया से ही इवॉल्व होके एडवांस बने हैं थोड़े। इन्होंने किस बेसिस पे इन दोनों को अलग करा,
सेल वॉल इनका मेन क्राइटेरिया था कि जो आर्के बैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं है, सीडो पेप्टिडोग्लाइकन है, और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल है प्रेजेंट जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की। आर्के बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो है मोनोलेयर, और जो यू बैक्टीरिया है उसमें है बाइलेयर। तो ये बेसिस था किंगडम मोनेरा को दो किंगडम में डिवाइड करने का, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उन्होंने किंगडम मोनेरा को ही दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। किस बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, कि उनकी सेल वॉल जो है काफ़ी डिफरेंस है उनमें, और जो यू बैक्टीरिया है वो काफ़ी एडवांस्ड है आर्के बैक्टीरिया से। तो उन्होंने भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा, आर्के बैक्टीरिया जो सबसे मोर प्रिमिटिव है उसको एक किंगडम दे दिया, किंगडम आर्के बैक्टीरिया, और किंगडम यू बैक्टीरिया जो एडवांस्ड है आर्के बैक्टीरिया से, तो उनके लिए एक नया किंगडम यू बैक्टीरिया। तो यहीं ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। हमने आज देखा कि कितने तरीके के किंगडम्स हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आया वक्त के दौरान, क्यों हमें ज़्यादा किंगडम्स की ज़रूरत पड़ी। हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है इस पहले लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक किंगडम को ब्रीफ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा को हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।